नमस्कार दोस्तों, मननशील भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने कई बार कहा है, आज का विज्ञान अधूरा विज्ञान है, जिसे पूरा ज्ञान तो है नहीं और टेक्नोलॉजी बनाने निकल पड़ता है, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि एक साइकिल मिस्त्री ने बैटरी से चलने वाली बाइक बना दी, जबकि उस मिस्त्री को इलेक्ट्रिसिटी का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक इलेक्ट्रिक बाइक बना दी। अब उसको नहीं पता कि आने वाले टाइम में इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जब उसमें प्रॉब्लम आएगी फिर उसको चेंज करेगा, फिर हो सकता है दूसरी कोई प्रॉब्लम आए फिर उसको चेंज करेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी का पूरा ज्ञान है ही नहीं। वो निरापद टेक्नोलॉजी बना ही नहीं सकता। सेम सिचुएशन आज के वैज्ञानिकों की भी है। ये वैज्ञानिक थोड़ी और ज्यादा पढ़ाई करके कुछ और नई टेक्नोलॉजी बना देते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, एसी आदि, लेकिन क्या ये इन्हें दुष्परिणाम रहित बना पाते हैं? अब तक तो कोई भी टेक्नोलॉजी दुष्परिणाम रहित नहीं बना पाए हैं। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि इनको पूर्ण विज्ञान पता ही नहीं। जितना पता है उसके हिसाब से नई टेक्नोलॉजी बनाते जाते हैं, फिर उसके कुछ दुष्प्रभाव सामने आते हैं, फिर नई टेक्नोलॉजी बना देते हैं, फिर उसके दुष्प्रभाव सामने आते हैं, फिर कुछ नया उसमें परिवर्तन कर देते हैं। बस इसी को विज्ञान मानकर आज पूरा विश्व एक गहरी खाई की तरफ बढ़ रहा है। क्या भारत में इससे पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी? क्या अंग्रेजों ने हमें सारी टेक्नोलॉजी दी है? चलिए जानते हैं। 1800 ईस्वी से पहले भारत में दुनिया का सबसे उच्च कोटि का स्टील बनाया जाता था, और ये 1800 ईस्वी तक चला। इसके हजारों साल पहले से ये टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। ये टेक्नोलॉजी क्या अंग्रेजों ने हमें सिखाई थी? ये हमारे ऋषियों की टेक्नोलॉजी थी। इसका एक उदाहरण अभी भी मौजूद है। कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ, जो हजारों साल खुले आसमान के नीचे बारिश, ठंड, धूप सब कुछ होने के बाद भी कोई जंग नहीं लगा, ये हमारे ऋषियों की टेक्नोलॉजी थी, जिसे एक सामान्य घर में एक भट्टी में तैयार कर लिया जाता था, और पूरे गांव में ऐसी अनेक भट्टियां होती थी। सभी लोग अपना स्टील तैयार करते थे। ना तो कोई कंपनी का मालिक होता था, ना किसी को किसी की नौकरी करने की जरूरत थी। क्या ऋषियों को इतनी ही टेक्नोलॉजी आती थी? कपड़ा बना दिया, स्टील बना दी, मिट्टी के घड़े बना दिए? ऐसी बात नहीं है। ऋषियों को क्या क्या टेक्नोलॉजी पता थी, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने हर सामान्य जन तक जितनी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी उतनी ही टेक्नोलॉजी पहुंचाई। आज की तरह नहीं कि हर एक व्यक्ति के पास, चाहे वो रोबोट खरीदना चाहे तो रोबोट भी खरीद सकता है अगर उसके पास पैसा है, लेकिन ऋषि ऐसा काम कभी नहीं करते थे। जितनी टेक्नोलॉजी की जरूरत एक सामान्य जन को थी उतनी टेक्नोलॉजी उनको दी गई या देते थे। लेकिन जितनी भी टेक्नोलॉजी ऋषियों ने हमें बताई वो सब निरापद थी और उच्च गुणवत्ता की थी। जैसे स्टील के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ऐसे ही भारत में जो कपड़ा बनाया जाता था वो उस कपड़े को एक फिंगर रिंग के अंदर से भी पूरे थान को निकाला जा सकता था। इतना महीन कपड़े की बुनाई भारत में की जाती थी। अगर गुणवत्ता की बात करें तो उस कपड़े की कीमत आज के समय में 10,000 रुपए मीटर से भी अधिक होती। ऋषियों के द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी से केवल एक ही व्यक्ति धनाढ्य नहीं होता था, क्योंकि किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती, और उस फैक्ट्री में काम करने के लिए पता नहीं कितनी दूर दूर से मजदूर आते हैं अपना घर छोड़कर। आजकल तो विदेशों तक भी लोग जा रहे हैं, और दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़ी संख्या में लोग रहने को मजबूर है। छोटे छोटे घरों में पक्षियों की तरह घुसे हुए हैं। ना तो शुद्ध हवा है, ना धूप है, ना चांद की रोशनी, ना वो मिट्टी की खुशबू, ना वो मिट्टी का खेल, ना वो चूल्हे की रोटी, और ना हारे का दूध और ना गाय का दूध। सब छूट गया। इन सब चीजों को छुड़ाने वाला और कोई नहीं, ये टेक्नोलॉजी है। नहीं तो पैसे लोग पहले भी इससे भी बहुत ज्यादा कमाते थे। एक समय था जब भारत का स्टील पूरी दुनिया में प्रीमियम दाम पर बिकता था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, पानी के जहाज में जो स्टील लगी होती थी उसे भारत में ही बना पाना संभव होता था, और कोई भी देश उस स्टील को बनाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि जिस गुणवत्ता का अंग्रेज स्टील बना पाते थे उससे अच्छी गुणवत्ता का तो भारत में लोहा बनाया जाता था। भारतीय स्टील से बने पानी के जहाज को जब भारतीय व्यापारी 15-20 साल चलाने के बाद छोड़ देते थे, तो अंग्रेज व्यापारी उसी जहाज को खरीदकर और कई सालों तक इस्तेमाल कर पाते थे।
ये थी ऋषियों की टेक्नोलॉजी। इसे निरापद टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। इससे हर व्यक्ति सुखी था, ना किसी बॉस का आदेश, ना किसी फ्लैट नुमा घर की घुटन, जिससे ना कोई आदमी बीमार होता था, ना कोई दवाई। समय पर सोना, समय पर खाना, सबसे मिलना जुलना होने से न कोई डिप्रेशन। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है किसी से मिलने का भी, क्योंकि साल के 365 दिन में से लगभग 300 दिन तो हर व्यक्ति 8 से 10 घंटे नौकरी करता है। वो ही टिफिन वाला खाना खाता है और स्वस्थ कैसे रह सकता है। सुखी होने की तो बात ही छोड़ दो। जो ये आधुनिक विज्ञान का अधूरा विज्ञान है, इसके कारण कुछ लोग अमीर बनते हैं, बाकी सब गरीब और नौकर बनते हैं। लेकिन ऋषियों का विज्ञान पूर्ण होने से सभी अमीर होते थे और कोई गुलाम या नौकर नहीं होता था। इस अधूरे विज्ञान का एक और परिणाम सामने आया है, जिसने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जमीन से पानी निकालने की, जैसे सबमर्सिबल पंप, जिसके कारण जमीन के अंदर से इतनी मात्रा में पानी निकाला गया कि 1993 से 2010 तक ही 2150 गीगाटन जल भूमि के अंदर से निकाल लिया गया। और ये आंकड़े केवल 2010 तक के हैं। के बाद तो और भी बड़ी संख्या में पानी निकाला गया, क्योंकि पेप्सी, कोका कोला, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स बनाई गई, जिसके कारण पता नहीं कितना भूमि जल निकाला गया। इसके कारण आज पृथ्वी 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुक गई है, जिसका विज्ञान के पास कोई समाधान नहीं है। इसीलिए ये विज्ञान अधूरा है। केवल जानकारी इकट्ठा करने को विज्ञान नहीं कहते। आज के वैज्ञानिक केवल जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये केवल बताते हैं लाइट की स्पीड इतनी है, पृथ्वी की स्पीड इतनी है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या काम कर रहा है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है, उस बल का स्ट्रक्चर कैसा है, फोटोन का स्ट्रक्चर कैसा है, बल उसके कार्य, बस उसके कार्य देखकर ही टेक्नोलॉजी बना देते हैं। इसीलिए उसके परिणाम खतरनाक होते हैं। इन्हें नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी का आने वाले समय में क्या परिणाम होगा। जब गलत परिणाम निकलते हैं, फिर उसे बदलकर नई टेक्नोलॉजी बना देते हैं, और फिर आने वाले कुछ समय में गलत परिणाम आते हैं तो फिर नई तो टेक्नोलॉजी बना देते हैं। इसका एक सामान्य उदाहरण आप सभी ने जरूर देखा होगा। एक टाइम था जब कोलगेट बनाने वाले साइंटिस्ट बोलते थे नमक और राख दांतों के लिए खतरनाक होती है। अब 20 साल बाद फिर से कह रहे हैं वही उसी कंपनी के साइंटिस्ट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? और कोलगेट चारकोल के नाम से भी पेस्ट आता है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आपके टूथपेस्ट में नींबू और नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम है? लेकिन ऋषियों के ग्रंथों में जो हजारों साल पहले लिखे गए थे, उनमें आज भी कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसे कहते हैं पूर्ण विज्ञान। अगर इस पृथ्वी को बचाना चाहते हो तो एक आखिरी कोशिश कर लो। वैदिक फिजिक्स चैनल को सपोर्ट करो और आचार्य अग्निवर्त जी को आगे काम करने के लिए तन मन धन से प्रयास करो। नहीं तो जैसे कोरोना के समय में सारा पैसा व्यर्थ हो गया था, ऐसे ही जब ये पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो सारी दौलत सब बेकार हो जाएगी। इसीलिए जिसके पास पैसा है वो पैसे से, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान से चैनल की रीच बढ़ाने में सहायता करे, जिससे वैदिक विज्ञान को हर भारतीय तक पहुंचाया जा सके और करोड़ों लोगों में से ऐसे दानदाता सामने आ सके जो निस्वार्थ भाव से दान देने वाले हो, जिसे इस जीव जगत को बचाया जा सके। धन्यवाद।